नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज 7 दिसंबर है और आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है। इस दिन की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, लोकसभा में भारत सरकार के सामने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर के, उसमें कितना बजट लगा है उसको लेकर के, और साथ ही साथ कितने पेंशनर्स को इसका फायदा मिला है उसको लेकर के सवाल पूछा गया है 6 दिसंबर 2024 यानी कि कल, जिसका जवाब भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने दिया है। आगे लोकसभा में पूछे गए उस सवाल जवाब के ब्यौरे को देखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ एक सांसद ने सीधे सीधे वित्त मंत्री जी के सामने बड़े सवाल रख दिए हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो 65 साल, 70 साल और 75 साल में 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा था, उसको भी सामने रखा। और साथ ही साथ जो 1% हर साल पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा था, उसको भी सामने रखा गया। और साथ ही साथ कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करने को लेकर भी सांसद महोदय ने वित्त मंत्री जी से सवाल पूछे हैं। जी हां, बाकायदा लेटर जारी किया गया, उसके बारे में भी आगे लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज है 76वां आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। जी हां दोस्तों, आज 76वां आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है। 1949 में पहली बार आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया गया था और आज के दिन बहुत जगहों पर पूर्व सैनिक इकट्ठा होकर के आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाते हैं। आज मैं भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में गया था, जो कि मेरा जिला हेडक्वार्टर तेजपुर में था दोस्तों, जहां पर डीसी साहब आए थे और भी जो जिला सैनिक अधिकारी आए थे, बहुत सारे पूर्व सैनिक भी थे। जहां पर हमने रिथलाइंग किया, जो हमारा शहीद स्मारक है वहां रिथलाइंग किया। उसके बाद मीटिंग हुआ, वहां पर हमने कई सारे विचार विमर्श किए। तो इसी तरीके से इस दिन बहुत सारी जगहों पर, हर जगह पर लगभग पूर्व सैनिक और सैनिक इकट्ठा होते हैं और आर्म फोर्सेस फ्लैग डे को मनाते हैं। दोस्तों, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे जो है, ये शहीदों को सम्मान देने के लिए, जो वॉर वेटरन है, डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, उनको सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और खास तौर पर जो सिविल का महकमा होता है, उनसे कुछ फंड रेज करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन आए, ताकि उस पैसे को पूर्व सैनिक, डिसेबल्ड सोल्जर या शहीदों के घर वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे को मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे में जो पैसे इकट्ठा होते हैं, उससे हमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या क्या वेलफेयर स्कीम लागू किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा पेन्यूरी ग्रांट। जी हां, पेन्यूरी ग्रांट जो कि नॉन पेंशनर्स को मिलता है, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो जाए, तो उनको हर महीने का 4000 रुपए पेन्यूरी ग्रांट मिलता है दोस्तों, जो कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड की तरफ से ही दिया जाता है। और साथ ही साथ जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट पेंशनर्स को मिलता है, हर बच्चे का सालाना 12000 रुपए, वो भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे से ही मिलता है दोस्तों। और डॉटर मैरिज ग्रांट, जो बच्ची के शादी के लिए हर बच्ची का 50,000 रुपए मैक्सिमम 2 बच्चियों के शादी तक के लिए मिलता है, वो भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड से मिलता है दोस्तों। ऑर्फेन ग्रांट मिलता है दोस्तों। वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट जो कि विडोज को दिया जाता है, वो भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड से ही दिया जाता है। मोबिलिटी इक्विपमेंट, या जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनके लिए मोबिलिटी इक्विपमेंट यानी कि व्हील चेयर वगैरह देने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड की तरफ से ही किया जाता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड जो भी कंट्रीब्यूशन आता है, जो भी पैसा आता है, इन चीजों के लिए, इन वेलफेयर के स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो आशा है आपने भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे जरूर मनाया होगा। अगर मनाया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। अब सीधे सांसद ने वित्त मंत्री महोदया को भेजे पेंशनर्स के मुद्दे। जी हां दोस्तों, 65, 70, 75 में 5%, 10%, 15% एडिशनल पेंशन का मुद्दा, हर साल पेंशन में 1% बढ़ोतरी का मुद्दा। आपने बीच में यह भी सुना था कि हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी होगी, उसका मुद्दा भी सांसद महोदय ने सीधे सीधे वित्त मंत्री जी के पास उठाया है दोस्तों। और साथ ही साथ कम्यूटेशन को 15 साल से 12 साल किए जाने के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया है। तो चलिए सीधे मैं आपको लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, जो कि लोकसभा के सांसद बेनी बेहनान जी ने उठाया है। और ये सीधे सीधे लेटर भेजा गया निर्मला सीतारमण जी को, जो कि वित्त मंत्री हैं। ये चलक्कुडी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के सांसद हैं, जिन्होंने 3 दिसंबर 2024 को पेंशनर से जुड़े हुए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे, जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन में भी हैं, उन मुद्दों को उठाया है दोस्तों।
इस मुद्दों में 5, 10 और 15% पेंशन की बढ़ोतरी 65, 70 और 75 साल में, और साथ ही साथ जो हर साल 1% पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जो मीडिया में छाया था उसके बारे में भी उन्होंने पॉइंट उठाया है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किए हैं दोस्तों। और साथ ही साथ कम्यूटेशन की अवधि को 12 साल करने को लेकर भी उन्होंने पॉइंट रेज किया है। यहाँ पर देखिए, ये अंग्रेजी में है, आगे मैं आपको हिंदी में पूरा समझा दूंगा कि क्या मुद्दे उन्होंने उठाए जो कि पेंशनर के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चलिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूं उन्होंने मुद्दे क्या उठाए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए, विषय संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन 110वीं और पेंशन कम्यूटेशन के मुद्दे। आपका ध्यान ऊपर वर्णित विषय की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2023 से लंबित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश 110 को यथाशीघ्र लागू किया जाए। इस सिफारिश को पूरे देश में मीडिया कवरेज मिला था। राष्ट्रीय दैनिकों में प्रथम पृष्ठ पर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। केंद्र सरकार के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन में 5% वृद्धि करने की सिफारिश का सभी ने स्वागत किया था। 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 वर्ष की आयु में 15%, अब 80 वर्ष की आयु में सभी केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 20% की दर से पेंशन संशोधन उपलब्ध है। इस मांग को देखते हुए कि कई पेंशन भोगियों 80 साल की आयु से पहले ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं। 70 से 80 वर्ष के बीच में मृत्यु दर बहुत अधिक है, यानी कि बेहद जस्टिफाइड तरीके से ये पॉइंट रखा गया। आगे संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत काम किया और सभी हितधारकों के साथ चर्चा और सरकार को यह ठोस सिफारिश दी थी। महोदय, यह एक स्थापित तथ्य है कि यह सरकार केंद्र सरकार के वरिष्ठ नागरिकों की हर संभव तरीके से मदद करने की तरीकों की जांच कर रही है। आगे दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मीडिया में यह खबर छपी कि सरकार पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है, ताकि पेंशन में 20% की वृद्धि पाने के लिए उन्हें 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने का इंतजार न करना पड़े। इस कदम की सभी ने सराहना की। महोदया, यह देखकर दुख होता है कि जेपीसी का ऐसा वरिष्ठ नागरिक हितैषी निर्णय लंबित पड़ा रहा। मैं इस अवसर पर आपसे अनुरोध करता हूं कि जेपीसी की सिफारिश को मंजूरी देने के लिए जल्दी से जल्दी अपने कार्यालय का उपयोग करें। आगे देखिए, कम्यूटेशन के मुद्दे के संबंध में पेंशन में कम्यूटेशन मूल्य का पूर्ण मूल्यांक 10 वर्ष 10 महीने के बाद पहुंचता है, लेकिन गरीब पेंशनरों से 15 साल तक की वसूली की जाती है। कई माननीय न्यायालयों ने दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई के बाद 12 साल के बाद वसूली रोकने का फैसला किया है। यह एक उचित स्थिति है जिसमें पेंशन भोगियों को नौकरशाही द्वारा लूटा जाता है, जिसके कारण वे ही जानते हैं। माननीय न्यायालयों ने न्याय के लिए माननीय न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने वाली सभी आवेदकों से 12 साल बाद वसूली रोकने का आदेश दिया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, और सांसद द्वारा सीधे सीधे वित्त मंत्री जी के पास ये मुद्दे भेजे गए हैं। आगे देखिए, व्यक्तिगत पेंशन भोगियों को न्यायालयों और कानूनी लड़ाई में ले जाना एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि माननीय न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में पूरे मामले की खुले मन से जांच करें और गरीब पेंशनरों को वित्तीय नुकसान से बचाएं। 70 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकांश पेंशन भोगियों को बचाने के लिए 12 वर्ष के बाद इस अतिरिक्त वसूली को तुरंत रोकने का आदेश दिया जाना चाहिए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तरीके से ये मुद्दा जो है उठाया गया है दोस्तों, एक सांसद द्वारा वित्त मंत्री जी के पास। तो आप सबने देखा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पेंशनर के वेलफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उम्र दराज वाले पेंशनर्स के भलाई के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में भारत सरकार से वन रैंक वन पेंशन को लेकर के बड़े सवाल किए गए हैं। जी हां, ओआरओपी 3 की विसंगति और उसके बजट को लेकर भारत सरकार से लोकसभा में सवाल। दोस्तों, 19,64,973 को दिया गया है ओआरओपी 3। जवाब से ये बातें सामने आई हैं, और साथ ही साथ 6,703.24 करोड़ का एरियर दिया गया है 1 जुलाई 2024 से पेंशनर को। जी हां दोस्तों, जो सवाल जवाब का ब्यौरा सामने आया है वो सीधे आपको दिखाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब 6 दिसंबर 2024 को लोकसभा में दिया है। यहां आप देख पा रहे हैं, जिसमें श्री चमला किरण कुमार रेड्डी जी ने सवाल पूछा था। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगे जो ये सवाल है दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और सरकार का क्या जवाब आया है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल,
क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पूर्व सैनिक संगठनों की सभी मांगों पर समाधान कर दिया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? लाभार्थियों की संख्या और कुल व्यय सहित वन रैंक वन पेंशन के नवीनतम संशोधन के वित्तीय निहितार्थों का वर्षवार ब्यौरा क्या है? क्या इस योजना के अंतर्गत बकाया और पेंशन के सभी संवितरण में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के कारण बढ़ते राजकोषीय भार के कारण इसकी वहनीयता का आकलन किया है, और यदि दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों के साथ किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है, और इनके समाधान के लिए कितनी समय सीमा निर्धारण किए जाने की संभावना है? बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। सवाल पूछा गया है वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर के, कितने पेंशनर को लाभ मिला उसको लेकर के, कितना खर्चा लगा है उसको लेकर के, आगे खर्चे का किस तरीके से जो है उसका निकाला जाएगा उसका आंकड़ा, इसको लेकर के सवाल किया गया। अब जवाब जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया, ये देखिए उत्तर में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने जवाब दिया है। पहले सवाल का जवाब देखिए, सरकार ने दिनांक 7 नवंबर 2015 के अपने पत्र द्वारा वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तद अनुसार मंत्रालय के दिनांक 10 जुलाई 2024 के पत्र द्वारा ओआरओपी का तीसरा संशोधन किया जा चुका है, जो दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इन संशोधनों के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब देखिए अगला जो जवाब है यहाँ पर देखिए, ख नंबर जो सवाल था उसका जवाब है दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रभावी ओआरओपी संशोधन के लिए 6703.24 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का मूल्यांकन किया गया है, और लाभार्थियों की संख्या 19,64,973 है। आगे ग नंबर जो सवाल था उसका जवाब है इस स्कीम के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के संवितरण में किसी चुनौती का सामना नहीं किया गया है। और घ से लेकर के यहाँ तक के जो सवाल के जवाब थे, सरकार ने ओआरओपी के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, सरकार ने जवाब तो दे दिया, लेकिन जो ओआरओपी की विसंगति का मुद्दा था उससे कहीं ना कहीं सरकार दरकिनार होती हुई दिखाई दे रही है। ओआरओपी की विसंगति को लेकर के जवाब में कुछ भी नहीं कहा गया है, जो कि सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ओआरओपी की विसंगतियां सही नहीं होंगी, सरकार के ऊपर ओआरओपी से जुड़े हुए ऐसे ही सवाल पूछे जाते रहेंगे। तो सरकार को संजीदगी से लेते हुए ओआरओपी की विसंगतियों को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।